जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जिनका भी आगे एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो है और मैं रिमाइंड करता हूं कि अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो तो सिलेक्शन भी आपके साथ है, क्योंकि हम वही बताते हैं जो आपका एग्ज़ाम में आता है कंसाइजली और कंसेप्चुअली। रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पढ़ना कितना है। आप जितने लोगों का भी आगे एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका 20 को है, 23 को है, इससे आगे भी है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आखिरी समय में पढ़ना क्या है, तो उस पर मैं सबसे पहले 1 मिनट बात करूंगा। उससे पहले देखिए, जो 16 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर ये पेपर बहुत ही मास लेवल पे, ठीक है, मतलब निकल के बहुत ही मास लेवल पे अगर गया है और अगर ये शेयर हुआ है तो डेफिनेटली एग्ज़ाम जो है कैंसिल होना चाहिए। बट एक चीज़ आप समझो, एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता है, ठीक है, जो मेन लॉस जो है ना वो रियल स्टूडेंट को ही होगा। ठीक है, अगर मास लेवल पे हुआ है तो एग्जाम तो कैंसिल होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फाइनली क्या होगा, कटअप को इफेक्ट करेगा, तो वो तो खैर जांच का विषय है। बट जो एक रियल कैंडिडेट है, जो रियल स्टूडेंट है, उसके बारे में आप सोचो। ठीक है, फिर से एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल होना चाहिए अगर मास लेवल पे हुआ है। बट इन सब के बीच में पिस कौन रहा है? पिस रहा है एक रियल स्टूडेंट। फिर से जाएगा, एग्जाम देगा, फिर से पैसा लगेगा आने जाने में, वहाँ रहने में, मच्छर कटवाना है। मतलब अगर आप देखोगे स्थिति, ठीक है, तो आपको भी ऐसा फील होगा कि जो रियल स्टूडेंट है वही पिस रहा है। ठीक है, ये 1 से 2% जो लोग हैं ना, पूरा स्टूडेंट समाज को बर्बाद करके रखे हुए हैं। ठीक है, बाकी अगर एग्जाम री होता है तभी भी आपको पढ़ना ही है, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, और फाइट जो करना है वो भी फाइट आप री एग्जाम के लिए भी फाइट करना है, अगर मास लेवल पे अगर पेपर वायरल हुआ है। क्योंकि अगर 1275 का अगर आपको याद हो, दरोगा वाला पेपर, इसी तरीके से आपका उसमें तो ऐसा था कि पहले ही सर्कुलेट कर दिया गया था टेलीग्राम पे, बट वो मास लेवल पे शायद नहीं हुआ था, इसीलिए कटअप जो है 65 से अराउंड उसी के समय रह गया था। ठीक है, तो ये तो जांच का विषय। अब जो ये लास्ट समय है, ठीक है, पढ़ना तो है ही, चाहे पेपर कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो फिर से पढ़ना तो पड़ेगा। तो जो पढ़ने का जो रिदम है इसको मेंटेन करके रखिएगा। और जिनका आगे है, ठीक है, आप ऐसा साइकोलॉजी बना के रखो, ठीक है, अगर आप बिहार में एग्जाम दे रहे हो तो ये सब चीज़ें क्या है, होता ही रहता है, आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, और इसको जो सुधारना है, ठीक है, इस पे भी आपको अपना स्टेप लेना होगा। और हर जितने भी आपके बड़े जो सब्सक्राइबर बेस, जितने भी आपके यूट्यूब चैनल हैं, उनको भी इस पे आना होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी टीचर हैं, आखिर वो इतने बड़े टीचर क्यों बने? स्टूडेंट के कारण। तो अगर स्टूडेंट का ही प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कोई यूज ही नहीं है वैसा टीचर का। ठीक है, अब देखिए 20, 23 और जो जितने भी हैं, आज हम लोग पूरा रियल पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं यहाँ कि सर ये जो आखिरी समय है, आखिर मुझे पढ़ना क्या है? देखिए, मैराथन का चक्कर में नहीं रहिएगा, आपको अभी कान खोलकर एकदम ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अगर आपका आगे एग्जाम है, ठीक है, बस आपको PYQ का टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, उसके क्वेश्चंस करने हैं और उसके एनालिसिस देखने हैं। 75 टॉपिक हमने दिया था, 70 से 75 टॉपिक, जितने भी क्वेश्चंस हैं वहीं से आए हैं और इतने क्वेश्चंस आए हैं जितना कि आप इजीली इस एग्जाम को निकाल लोगे। एक चीज मैं और आपके सामने रख देता हूं, पेपर कहीं से भी इजी नहीं था। अगर आप एक्साइज का दरोगा का पेपर दोगे तो उससे बहुत ऊपर का ये पेपर है। इजीली जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो 80-85 एक्साइज में लेके आए होंगे, लेकिन इसमें बहुत ही डिफिकल्ट है अगर आप 75 प्लस, अगर आप जितने भी आप टैलेंटेड स्टूडेंट हो। ठीक है, तो पेपर इजी नहीं था। अगर आप 50, 55 और 60 में भी हो, अगर आप गर्ल्स हो, अगर आपका 50 भी है तो आप बहुत अच्छा स्कोर ये मान के चलिए। और अगर आप बॉयज हो, ठीक है, अगर 50 आपका भी मैं मान के चल रहा हूँ, 50-55 अगर आपका है तो एक अच्छा स्कोर है, बाकी उस पर बात होगा। ये आखिरी जो समय है, ठीक है, अभी आपको क्या करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपके लिए एक फोल्डर बनाया गया था, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हमने टॉपिक वाइज बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका हमने एनालिसिस किया है, प्लस उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं हमने वो आपके सामने रखा है। ठीक है, इसका आपको PDF भी दिया गया था, अगर आपको याद हो, अगर आप जुड़े हो शुरू से, तो सब क्वेश्चंस आपके जितने भी मॉडरेट इजी और मॉडरेट के क्वेश्चंस थे सब आपको यहाँ से आए हुए हैं। इस PDF के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, आप वहाँ डायरेक्टली मैसेज कर लीजिएगा मुझे, आपको वो PDF नॉमिनल चार्ज है, आप उसको, उसके साथ आपको करंट अफेयर्स का भी PDF दिया जाएगा। आपको PDF के लिए को जो है @ ठीक है, थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है, आपको सबको दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करना है। ड्रीम डोज 9, ठीक है, तो ये है @dreamdose9, तो इस पर आप मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम ये ID है, ठीक है, आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो भी नॉमिनल चार्ज रखा गया है।
तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझ लो कि सबसे पहला जो आपको टारगेट होना चाहिए अभी, कि सबसे पहले बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जितने एनालिसिस है उसको आपको देखना है। 13 वीडियो हो चुका है, ये 14वां वीडियो अब आपके सामने में इसमें डाल दूंगा, तो ये आपको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ बिहार पुलिस क्लास, ये आपका फोल्डर है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, सब क्वेश्चन सब यहीं से आए हुए हैं। तो एक ये है, एक है आपका करंट का जो 6 वीडियो डाला हुआ है, और एक है आपका मैथ्स का जिसमें 2 वीडियो डाला हुआ है। साथ ही साथ अगर केमिस्ट्री का अगर हम लोग देखें साइंस में, तो अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन देखा गया है कि आपका कहाँ से है, तो पीरियोडिक टेबल से है। तो आप यूट्यूब पे जाओगे और ये मारोगे आप, ठीक है, पीरियोडिक टेबल बाय ड्रीम डोज, तो आपका एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। इस पे लिखा हुआ बिहार दरोगा 2025, इसको आप जरूर करके जाइएगा। इसमें बहुत ही आपको पीरियोडिक टेबल सामने रख दिया गया, पूरा पीरियोडिक टेबल का चीजें आपको समझाया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है ये चीज आप समझ गए होंगे कि आखिरी समय में आपको करना क्या है। सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस आपको देखना है, और जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक बार रिवीजन भी कर लेना है। यही है आखिरी समय का सक्सेस मंत्र। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चंस, ठीक है, और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने में है, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करते हुए जाएंगे। पहला है कि हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट, ये आपका जो पेपर आउट हुआ आई थिंक ये पटना का है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे जहां तक लगा कि साइंस के ही क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा इजी लगे कंपेयर टू जो मिसलिनियस क्वेश्चंस तो काफ़ी हटके थे, ठीक है, बट साइंस के क्वेश्चन जो थे, चाहे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन आप सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो हम अभी आपके सामने करेंगे। देखिए, बस आपको जिस तरीके से पढ़ाया गया था, हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कितने तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है। 2 एलिमेंट, 2 तत्वों के बारे में मैंने आपको समझाया है। पहला है आपका मरकरी, मरकरी मतलब पारा, पारा याद रखिएगा जिसको हम लोग क्या से लिखते हैं, Hg से लिखते हैं, और इसका जो परमाणु संख्या है वो है आपका 80। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊं उसी तरीके से चीजें आपको याद रखनी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2 तत्व है, एक है आपका मरकरी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पारा, और दूसरा है आपका ब्रोमीन, ठीक है, दूसरा है आपका ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 35। हमेशा याद रखिए ये 2 ऐसे तत्व हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, आपके लिक्विड के रूप में रहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब होता है तत्व, तो कौन सा ऐसा तत्व है, ठीक है, तो जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये दोनों होगा। बट यही अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो मेटल अगर लिखा हुआ, अगर सिर्फ धातु लिखा हुआ आए तो आप मारोगे मरकरी। बट वहीं अगर आपको लिखा हुआ है कौन सा ऐसा अधातु है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तब आप मारोगे ब्रोमीन। तो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाए कि कितने ऐसे तत्व हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहते हैं, तो सिर्फ तत्व दिया हुआ, एलिमेंट दिया हुआ, तो बोलोगे 2, एक है आपका मरकरी और एक है आपका ब्रोमीन। नेक्स्ट आप पूछे कौन सा ऐसा, कितने ऐसे मेटल है जो कि लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो आप बोलोगे सिर्फ एक, जो कि है आपका मरकरी। और कितने ऐसे नॉन मेटल, कितने ऐसे अधातु हैं जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो आपको रखना है, याद रखना है, वो है आपका ब्रोमीन। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगर मरकरी का हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है जो एमलगम बनाता है। अच्छे से वर्ड रखना, और जहां इंग्लिश में वर्ड बोलूं इसको इंग्लिश में याद रखो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे कि पूछ लिया था एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी क्या होता है, तो यही चीज दरोगा में भी देखा जा रहा है, यही चीज बिहार पुलिस में भी देखा जा रहा है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि इंग्लिश जो बेसिक वर्ड्स होता है उसको आप अपनाओ, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो।
तो आपका जो पारा है, जो मार्करी है, पूछा जाता है कौन है ऐसा तत्व जो एमलगम बनाता है, तो आपको याद रखना एमलगम जो बनाता है, आपको अच्छे से याद रखना है, वो है आपका कौन है आपका, वो है आपका मार्करी, वो है आपका मार्करी। एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि आपका क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है जो क्विक सिल्वर जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका मार्करी को ही हम लोग क्विक सिल्वर हम लोग बोलते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है। क्या क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है मार्करी को ही हम लोग क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, तो मार्करी को हम लोग क्विक सिल्वर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है सीना बार। ठीक है, सीना बार, जो सीना बार है किसका आयसक है, तो आपको पूछा जाएगा कि जो सीना बार है किसका आयसक है, तो आप क्या बोलोगे, सीना बार किसका आयसक है, तो आपको याद रखना है सीना बार जो है आपका मरकरी का आयसक है। ठीक है, इसको हम ये कर ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोई जो क्वेश्चन था आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए आप पेपर तो लीक हो ही गया, आप लोग बार बार ये जो भेज रहे हो, ठीक है, तो हमने बता दिया, हम पूरी तरीके से साथ हैं। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए, बाकी हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपको याद रखना एमलगम कौन बनाता है, तो आपको याद रखना एमलगम कौन बनाता है, पारा बनाता है। पारा को हम लोग क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन जितने आए हुए वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, वही चीज दे रहा हूँ जो एग्जाम्स में आए हुए, देने के लिए बहुत सारा चीजें ये मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद याद रखना है सीना बार। सीना बार किसका आयसक है, तो सीना बार जो है किसका आयसक है, तो आपको याद रखना है मार्करी का आयसक है। वही मार्करी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है, क्विक सिल्वर, तो आपको याद रखना है क्विक सिल्वर जो बोला जाता है किसको बोला जाता है, आपका पारा को ही बोला जाता है, मार्करी को ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ब्रोमीन याद रखोगे। ब्रोमीन क्या है, तो ये एक हैलोजन है, याद रखिएगा। कौन से ग्रुप में आता है, हैलोजन, तो 17वां नंबर का जो ग्रुप है, 17 नंबर का जो ग्रुप है वो आता है आपका हैलोजन। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, पीरियोडिक टेबल बाय ड्रीम डोज जरूर देख लेना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला जो मैंने पिक्चर दिखाया, तो उसमें मैंने और भी पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला पढ़ना। सबसे पहले याद रखना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया था, तो मोजले के द्वारा दिया गया था, मोजले के द्वारा दिया गया था, मोजले के द्वारा। ठीक है, अब देखो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ उसको एक बार जल्दी से, इसके बाद मैं इस पीरियोडिक टेबल पे आऊंगा और बताऊंगा अभी तक बिहार पुलिस में क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए। उससे पहले अगर आप पारा का देखोगे, ठीक है, पारा को देखोगे Hg, जो कि मैंने आपको बताया था 80 इसका क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये देखिए, ये है आपका Hg, ठीक है, जिसको हम लोग मार्करी बोलते हैं। यहाँ है गोल्ड जो कि 79 है, और यहाँ है प्लेटिनियम जो कि आपका 78 है। ठीक है, ब्रोमीन देखोगे तो ये आपको यहाँ ब्रोमीन आपको 35 दिख जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने पीरियोडिक टेबल वाला अगर आप हमारा वीडियो देख के गए हो तो ये आप कर लिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए नोबल गैस, पूछा कि इसमें से आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, पूछा से इसमें कौन सा जो है आपका अक्रिय गैस है, क्या है आपका अक्रिय गैस है, आपको ये पूछा गया था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ ऑप्शंस अगर देखोगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, नियोन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो भी जो अक्रिय गैस है उससे जो जिस तरीके से मैं बताऊं, जितने क्वेश्चंस बताऊं, अभी ध्यान से सुनिएगा। अक्रिय गैस का सबसे बड़ा बात करें तो अक्रिय गैस को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस या जीरो ग्रुप गैस। अगर आपको पूछा जाएगा कि जीरो ग्रुप एलिमेंट कौन सा है, तो याद रखिएगा जो अक्रिय गैस का जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप में आता है, तो 18वां नंबर का इसका ग्रुप है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से इसको करवाऊंगा जितने क्वेश्चंस। तो ये देखो, ये क्या 18वां नंबर का आपका ग्रुप है। तो याद रखिएगा ये कितने नंबर में है, तो 18वां नंबर का ग्रुप है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो नोबल गैस के नाम से जाना जाता है, अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, या इनर्ट बोलते हैं, या जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप तत्व भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब जीरो ग्रुप एलिमेंट इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो बाहरी कक्ष होता है, इसका जो आउटर में सेल जो होता है वो पूरी तरीके से फिल्ड होता है, पूरी तरीके से बैलेंस्ड होता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आप याद रखो इसको, क्विकली में आप जल्दी से मैं यहीं से आपको करवा देता हूं, या लिख के मैं आपको याद करवाता हूं, या चलिए यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चंस बने हैं पीरियोडिक टेबल से आपके बिहार पुलिस में, उसको हम लोग अच्छे से अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि जो अक्रिय गैस है या इनर्ट गैस है या जो नोबल गैस है या जीरो ग्रुप गैस है, इसका ग्रुप नंबर कितना है, तो आप बोलोगे ग्रुप नंबर 18 है। कितना है, ग्रुप नंबर 18 है।
टोटल ग्रुप जो 18 है उसमें कितने अक्रिय गैस है, तो आप बोलोगे देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने आप देख रहे हो 18वां जो ग्रुप है इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, कितने तत्व है, तो आप बोलोगे सबसे पहले इसका ग्रुप नंबर कितना है, तो 18 है। इसमें कितने टोटल है, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, अब एक एक के बारे में मैं बताते हुए चलूंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले हीलियम का बात करते, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर याद करो, जैसे मुझे याद है हीलियम का बोलूंगा एटॉमिक नंबर बोलूंगा, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है 2। उसके बाद आप लिखोगे, एक बार मैं लिख देता हूं यहां, ठीक है, ताकि आपको ये, क्योंकि यहां तो लिखा ही हुआ है। देखिए अगर मैं आपको बात करता हूं, ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है हीलियम, हीलियम He, हीलियम कितना होता है 2। उसके बाद होता है नियोन, नियोन का कितना होता है 10। उसके बाद हीलियम नियोन आर्गन, आर्गन का कितना होता है 18। तो उसके बाद क्या होता है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, क्रिप्टन का कितना होता है 36 या 34 होगा। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है 36 है, ठीक है, ठीक है 36 है। तो हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, जेनॉन का कितना होगा 54। उसके बाद रेडॉन, रेडॉन का कितना होगा 86। और लास्ट में आता है, याद रखिएगा बहुत है, ऑग्नेशियन, तो जिसको हम लोग OG से लिखते हैं, इसका है 118। ठीक है, याद रहेगा। तो सबसे पहला आपको याद रखना ये कौन सा ग्रुप में है, 18वां नंबर का ग्रुप में है। कितने इसमें एलिमेंट है, तो 7 इसमें एलिमेंट है। ठीक है, याद रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप। अब देखो सबसे पहले है यहां हेलियम, हेलियम से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्ष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां जितने भी आप देखोगे मैक्सिमम, ठीक है, जितने भी देखोगे आपका अक्रिय गैस उसके बाहरी कक्ष में कितना होगा, तो 8 होगा, 8 होगा। इसीलिए किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये स्टेबल रहता है, इसीलिए इसको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है अक्रिय गैस का, ठीक है, ये कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसका बाहरी कक्ष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिर्फ कौन है, वो है आपका हीलियम। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा जो बैलून जो होता है, बैलून जो हवा उड़ता है या हवा में जो उड़ता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तब आप क्या कहोगे, बैलून में जो यूज होता है वो यही गैस है। नेक्स्ट है आपका नियोन। आपने देखा होगा बहुत बड़ा बड़ा चमकीला बोर्ड लगा होता है, जितने क्वेश्चन पूछे गए मैं बता दे रहा हूं, जितने जो होते हैं बड़ा बड़ा बोर्ड्स लगा होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है नियोन गैस यूज करते हैं। देखते हो ना चमकीला लिखा होता है इस तरीके से, ठीक है, चमकीला बड़ा बड़ा लिखा होता है, एकदम बिलबोर्ड्स लगा होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में कि जो बिलबोर्ड्स होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो उसमें नियोन गैस यूज किया जाता है, चमकीला जितना भी बोर्ड लगाया जाता है। तो नियोन जो होता है, नियोन गैस, ये बिलबोर्ड्स में यूज किया जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है बिलबोर्ड। ठीक है, बिलबोर्ड। और याद रखिएगा यहां से एक और क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था, जो नियोन जो है इसका कौन सा अवस्था में यूज किया जाता है, तो प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है हाई हाई जो हम लोग टेम्परेचर जब ले जाते हैं तो ये क्या है, प्लाज्मा स्टेट में चेंज हो जाता है। तो प्लाज्मा स्टेट में यूज किया जाता है आपका नियोन को। किस स्टेट में यूज किया जाता है, प्लाज्मा स्टेट में यूज किया जाता है, जितने भी चमकीले बड़े बड़े बोर्ड्स आपके बनाए जाते हैं। तो ये है आपका नियोन। उसके बाद आर्गन पे आते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा हमारे जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, नाइट्रोजन है 78%। दूसरा आपका कौन सा है, ऑक्सीजन है आपका अराउंड 21%। और तीसरे नंबर का जो सबसे ज्यादा, ठीक है, आपका गैस है हमारे वायुमंडल में, वो है आपका आर्गन। इसका परसेंटेज पूछा हुआ था तो 0.93। ठीक है, आर्गन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो बहुत ही अच्छे मात्रा में आपका क्या मिलता है, वायुमंडल में मिलता है। तो आप बोलोगे सबसे अच्छे मात्रा में जो वायुमंडल में कोई अगर अक्रिय गैस मिलता है, इनर्ट गैस मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, आर्गन बोलोगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपका 18 है। इसका परसेंटेज कितना होता है, तो आपको याद रखना है 0.93 होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका जेनॉन। जेनॉन एक पूछा जाता है स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है, तो जो आपका एक्स था वो आज आपके लिए क्या हो गया, स्ट्रेंजर हो गया। ठीक है, आपका जो एक्स है वो आज आपके लिए क्या हो गया, स्ट्रेंजर हो गया, अजनबी हो गया। तो स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, तो अजनबी गैस जो बोला जाता है आपको स्ट्रेंजर, वो जेनॉन को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जेनॉन एक अक्रिय गैस है, बट क्या करता है, कभी कभी किसी से रिएक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको
स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। तो ये जेनॉन याद रखिएगा, XE सिंबल भी याद रखना 54। और लास्ट में है ये सेकेंड लास्ट एक है आपका रेडॉन। तो एक क्वेश्चन आपका स्टेट PSC में बना था कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है कि जब अर्थक्वेक होता है तो उसका मात्रा जो है वातावरण में बहुत ही बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा ऐसा गैस है जिसका जो आपका अमाउंट है, ठीक है, वो क्या होता है वातावरण में बढ़ जाता है जब आपका अर्थक्वेक आता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके यहां से बने थे मैंने बता दिया। लास्ट में 118वां ऑर्गेनेशियम OG याद रखिएगा 118वां, ठीक है। एक बार हम लोग पीरियोडिक टेबल पे आते हैं, फास्ट हम देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये था 2, 10, 18, 36, 54, रेडॉन 86 और ये हो गया, ठीक है। अब हमने आपको कहा था कि यहां से ये दो ग्रुप, याद करो मैंने क्या बताया, यहां से ये दो ग्रुप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके यहां से ये दो ग्रुप, यहां से ये दो ग्रुप। अब देखो ये दो ग्रुप से आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से हम लोग फास्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्या है, ये एल्केली ग्रुप है। ये क्या है, एल्केलिन, मतलब ये है एल्केली क्षारीय ग्रुप है। और ये दूसरा वाला इसको क्षारीय मृदा ग्रुप बोला जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा जो एल्केली ग्रुप है, एल्केली ग्रुप का आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज आप जरूर याद रखना। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पढ़ाया है, रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना। जैसे कि सबसे इसमें अगर पूछा जाए पूरा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सबसे जो आपका रिएक्टिव आपका एलिमेंट कौन है, तो वो है आपका पोटासियम। पोटासियम क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। पहला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा दो एलिमेंट है, दो तत्व है जिसको किरासन में रखा जाता है, तो यहां रखोगे पोटासियम और सोडियम को क्या होता है, आपका पोटासियम और सोडियम को क्या होता है, किरासन में रखा जाता है क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से याद करो मैंने क्या क्या क्वेश्चन आपको करवाए। सबसे पहले बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछा गया था, आप मेरे साथ रिपीट करो ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन से याद करो, हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने। दूसरा आपका पूछा गया था बिहार पुलिस में, ठीक है, कि जो कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, जो जब जलता है तो पॉप साउंड आता है, तो बोलोगे हाइड्रोजन। दरोगा में आपको क्या पूछा गया था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तत्व है जो हर एसिड में आपको मिलेगा, चाहे HCl लिखोगे, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखो, चाहे आप नाइट्रिक एसिड लिखो, कौन सा ऐसा तत्व है जो हर एक एसिड में आपको मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाइड्रोजन, ठीक है। किसको फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। हमेशा याद रखो, अगर बोला जाए कि भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है, फ्यूचर फ्यूल किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। बट अगर आपको पूछा जाएगा कि फ्यूचर धातु मतलब फ्यूचर मेटल किसको बोला जाता है, भविष्य का धातु किसको बोला जाता है, तब आप मारोगे टाइटेनियम। याद रहेगा। और याद रखिएगा हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। याद रखना, प्रो, ड्यू, ट्राई, ये पूछा जाएगा, गलती कुछ लिखा हो तो इसमें से कौन सा नहीं, तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम जो होता है इसका ये होता है। याद रखिएगा, हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, सबसे हल्का सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तब आप बोलोगे हाइड्रोजन। और सबसे हल्का धातु कौन सा है, तब आप बोलोगे लिथियम, ठीक है। बहुत सारे यहां से क्वेश्चंस पूछे गए। एक बार प्लीज आप पीरियोडिक टेबल आप अच्छे से जाके जरूर देख लीजिएगा, जो पीरियोडिक टेबल मेरे द्वारा आपको दिया गया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था, ये भी पीरियोडिक टेबल से था। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए नोबल गैस, तो मैंने आपको बताया जो नोबल गैस कौन सा है, ये है आपका नियॉन। इसका जो सिंबल होता है ये है आपका Ne, ठीक है। अभी देखिए यह आपका, ये है आपका नियॉन, यहां देखिए ये है आपका नियॉन, ठीक है। चलिए, तो ये है Ne और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर इसका 10 है, ठीक है। याद रखिएगा, ये है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया था, तो प्रिस्ले ने किया था। प्रिस्ले, ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया था, प्रिस्ले ने किया था। ये वायुमंडल में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, तो आपका डैनियल रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, डैनियल रदरफोर्ड। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का डिस्कवर किसने किया, डैनियल रदरफोर्ड ने किया। प्लस नाइट्रोजन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा गैस है जो आग को बढ़ने से रोकता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीकरण को सपोर्ट नहीं करता है। तो याद रखिएगा आग से बढ़ने को कौन रोकता है, तो वो भी आपका नाइट्रोजन ही रोकता है, ठीक है। याद रखिएगा प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा, जो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रोटीन बनाने के लिए, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया, जल्दी जल्दी बताओ, हाइड्रोजन का जल्दी से बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि फ्यूचर फ्यूल किसको बोला जाता है, भविष्य का धातु किसको बोला जाता है, आपका हाइड्रोजन को। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि इसका डिस्कवर किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि कौन सा ऐसा गैस है जो पॉप साउंड से जलता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, कौन सा ऐसा गैस है, एलिमेंट है, तत्व है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कौन सा ऐसा तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है, जो हर एक एसिड में मिलता है। तो आपको याद रखना सब एसिड में कौन मिलता है, तो आपका हाइड्रोजन ही मिलता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन से ये भी याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, टोटल यूनिवर्स में, यूनिवर्स का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। पर भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व अगर लिखा हो, एलिमेंट अगर लिखा हो तो बोलोगे ऑक्सीजन, बट अगर वहां धातु लिखा हो तब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे एल्यूमिनियम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इतना है, ये सब कम से कम इसको याद रखिएगा। उसके बाद व्हेन मैग्नीशियम इज डिसॉल्व, पूछा गया है जब मैग्नीशियम को पानी में घोला जाता है तो परिणाम विलय होता है, क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय मतलब होता है आपका एसिडिक, ठीक है, क्षारीय मतलब बेसिक, उदासीन मतलब कोई भी नहीं होगा, और बफर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपको चीजें अगर आपको अच्छे से याद हो कि जब भी हम लोग, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड का बात करते हैं, धातु ऑक्साइड का बात करते हैं, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, वो बेस बनाएगा। अब यहाँ दो कंडीशन हो सकता है, जितने भी रिएक्शन यहाँ से क्वेश्चंस आपके आए हैं मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, ये एक मेटल है, ठीक है, अगर मैं इसको वाटर के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ, H2O, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, तो क्या फॉर्म होगा, ये होगा आपका मैग्नीशियम, आपका हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपका फॉर्म होगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कभी इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होता होगा नहीं, OH2 कैसे आ गया, कि देखो कभी और करेंगे। अभी याद रखो, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन, नियोन के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम का कितना है, 12 होता है ना, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन के बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम देखो, तो मैं क्यों ये आपको समझा रहा हूं, आप एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैग्नीशियम आपका 12 होना चाहिए, अगर मैग्नीशियम का हम लोग बात करें, देखिए ये 12 है, तो 12 अगर है, ठीक है, तो पहला में 2 जाएगा, उसके बाद 8 आएगा, लास्ट में क्या बच रहा है, 2। तो इस पे चार्ज कितना है, 2 का चार्ज है मैग्नीशियम पे। और जो हाइड्रो ऑक्साइड होता है OH, तो OH हम लोग माइनस लिखते हैं, इसीलिए जब ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इसीलिए जब ये फॉर्मूला बनता है, जैसे कि देखिए यहाँ है मैग्नीशियम, यहाँ है OH2O, तो इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड लिखा था। इसको मैं समझाऊंगा। अभी देखो कि मैग्नीशियम मेटल है और ये है आपका वाटर, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस आपका यहाँ H2 निकलेगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 निकलेगा। तो आपने ये देखा कि यहाँ क्या बनना है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और OH आएगा, OH मैंने आपको समझाया था कि अगर OH माइनस आ रहा है तो ये क्या डिनोट करता है, ये बेस को डिनोट करता है OH, और H प्लस आ रहा है तो ये किसको डिनोट करता है, एसिड को डिनोट करता है। हमेशा याद रखना, अगर H प्लस किसी भी तरल पदार्थ में H प्लस जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतना ज्यादा होगा, और OH माइनस जितना ज्यादा होगा बेस, उसमें उतना क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगा। तो अगर इसको देखोगे तो ये दिख रहा है क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, डेट मीन्स क्या होगा, इसका आंसर आपका बेस होगा। एक और कंसेप्ट यहाँ निकल के आता है, मान लीजिए कि यहाँ जो है आपका, यहाँ जो है आपका, ये जो है मैग्नीशियम हमने लिखा मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ हमने लिखा मेटल है ये, ठीक है, और यहाँ हमने लिखा H2O, वाटर के साथ ये रिएक्ट किया, बट ये लिक्विड नहीं है, ये गैस है, ठीक, क्योंकि जल वाष्प भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, जल वाष्प भी हो सकता है। तो याद रखिएगा जब ये जल वाष्प के साथ ये रिएक्ट करेगा तब ये ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि वहां तो वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, प्लस यहाँ भी आपका H2O गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, चाहे वो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाए, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, चाहे वो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाए, वो हमेशा बेसिक होगा। क्यों मैंने आपको समझाया था, क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं, वो हमेशा
क्या बनाते हैं, आपका बेसिक नेचर के बनाते हैं, मतलब बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं। बट मैंने एक चीज आपको समझाया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो आप जब वो ऑक्साइड का रूप जब लेते हैं तो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी। तो अगर आपको पूछूं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिसमें एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। एग्जांपल याद रखना क्योंकि पूछा गया है, जैसे कि Al2O3, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद PbO लीड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। देखिए अगर आप देखोगे एल्युमिनियम और जिंक ये दोनों क्या है, ये धातु के ऑक्साइड है। होना कैसा चाहिए था, बेसिक नेचर, बट क्या है, ये एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे, धातु ऑक्साइड होंगे, वो बेसिक होंगे, आपको अच्छे से याद रखना है। और लीड ऑक्साइड भी आपको याद रखना है, ये तीनों जो है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया, तो इसका क्षारीय होगा। अब कुछ रिएक्शन आपको याद रख लेना है क्योंकि रिएक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला रिएक्शन मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी मेटल को मैं मान लेता हूं, यहां सोडियम ले लेता हूं, ठीक है, मेटल को अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या इसका कौन सा गैस देगा। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी मेटल, ध्यान से, जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो Na है, Cl है, तो क्या बना जाएगा, NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, जो खाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, टेबल सॉल्ट। तो NaCl बनाएगा प्लस आपका H2O गैस निकलेगा। तो आपने क्या समझा कि जब भी मेटल, ठीक है, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा, पहला। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, जब भी आपको एसिड और बेस, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब इस बेस और एसिड का रिएक्शन होगा, मतलब क्षारीय और अम्ल का रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, तो उसमें भी आपको याद रखना है सॉल्ट बनता है। आप कैसे, देखो, जैसे कि मैं यहां लेता हूं HCl और यहां मैं लेता हूं NaOH, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, और HCl क्या है आपका, ये एसिड है। तो ये NaCl बनेगा, क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। रिएक्शन का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, प्लीज देख लेना, बिहार पुलिस क्लास वाला में वो मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, निराकरण रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो HCl प्लस ये है आपका एसिड, ये है आपका बेस। हमेशा याद रखना, जब भी एसिड और बेस जब भी मिलेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, वो आपका बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और आपका वाटर बनाएगा। और एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको यहां से याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्षार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसको बैलेंस करना है, कुछ नहीं सिर्फ बैलेंस करना है। देखो जल्दी से इसको बैलेंस करो, ठीक है, कि क्या होगा इसका। देखिए इसका बैलेंस अगर आप करते हो, देखिए ये इसका सही आंसर बी होगा। बोलो कैसे, देखो 3 Fe है, 3 यहाँ Fe है, Fe3 है, ठीक है। उसके बाद देखो कितना है, 8 आपका क्या है, 8 क्या है, जैसे कि 4H2 है, 4H2 है, मतलब क्या, H और ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8। तो 8 क्या है आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 8 यहाँ देखो 4H2 है, तो ये भी क्या 8 हो गया। मतलब अगर H नीचे जुड़ा हुआ है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, H2 है तो 4 और 2 8 हो गया। तो 8 क्या हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 8 क्या हाइड्रोजन है। तो 4 क्या है, ऑक्सीजन है, तो 4 क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 Fe है, 3 Fe है, ठीक है। 8 आपका हाइड्रोजन है, 8 आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। 4 आप, ये 4 अगर यहाँ लगा हुआ है तो इसमें भी है और ऑक्सीजन में भी है, तो 4 आपका ऑक्सीजन है और 4 यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस करने आपको अच्छे से आना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चंस था, आप लोग कर सकते थे। उसके बाद है इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। देखिए जब भी इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग इनर्शिया पूछा गया कि गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के संवेग पे, वस्तु के चाल पे, वस्तु के द्रव्यमान पे, वस्तु के आकार पे। सबसे पहले इनर्शिया का अगर हम लोग बात करें, इनर्शिया जड़त्व, 2-3 पॉइंट आपको जो क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले इनर्शिया को ही, लॉ ऑफ इनर्शिया को ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था, जिसमें से पहला गति का नियम और आपका तीसरा गति का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर लॉ ऑफ इनर्शिया का हम लोग बात करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन।
न्यूटन का जो पहला लॉ था, न्यूटन का पहला लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम, प्लस लॉ ऑफ गैलीलियो। सबसे पहले जड़त्व का जो कंसेप्ट दिया था वो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया को लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोला जाता है, लॉ ऑफ गैलीलियो। अब एक चीज याद रखना, वहां लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा रहे, लॉ ऑफ गैलीलियो लिखा हो या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लिखा हो, सब का मतलब है जड़त्व का नियम के बारे में वो बात कर रहा है। कंफर्म मानो यहां से क्वेश्चन। और लॉ गैलीलियो से एक चीज याद रखिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, लॉ ऑफ जी मोशन है, गति का जो नियम है सबसे पहले न्यूटन ने दिया था, बट सबसे पहले जो गति को डिफाइन किया था, ठीक है, आपको याद रखिएगा, स्पीड को जो सबसे पहले डिफाइन किया था, गति को जो सबसे पहले डिफाइन किया था, क्वेश्चन बीपीएससी में आपको पूछा गया था कि गति को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, तो गैलीलियो ही था। अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब जड़त्व क्या है? जड़त्व है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करते रहेगा, और अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो रुके हुए रहेगा। कब तक? जब तक उस पे एक एक्स्ट्रा बल, जब तक उस पे एक एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स जो है नहीं लगता है। जैसे कि मैं यहां से जा रहा हूं, ऐसे चल, या मैं ऐसे खड़ा हूं, तो कब तक मैं ऐसे खड़ा रहूंगा? ठीक है, जब तक मेरे ऊपर एक क्या है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स कितना? मान लीजिए कुछ फोर्स से मैं रुका हुआ, कुछ फोर्स से रुका हुआ, और पीछे से एक फोर्स आता है, उतना ही फोर्स है जितने फोर्स से मैं रुका हुआ हूं, तो मैं तो नहीं हिलूंगा। तो कि अनबैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स जब मेरे ऊपर लगेगा, तो सिंपल है, जड़त्व ये बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव में ही मूव करते रहेगा। कब तक? जब तक कोई उस पर एक बाहरिया, ठीक है, बाहरिया बल नहीं लगता या बाहरिया अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। आपको ये चीज समझ के रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। तो जड़त्व का नियम जो डिपेंड करता है, आपको एक चीज सिंपल सा समझना है कि अगर मैं एक पतला बॉल लेता हूं, हल्का बॉल लेता हूं, और अगर इसको ऐसे गुरका देता हूं तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। मान लीजिए इधर से गुरकाए तो थोड़ा दूर जाएगा, बट मान लीजिए, ठीक है, कहना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए कुछ फोर्स से मैंने एक हल्के बॉल को फेंका, ठीक है, हल्के एकदम बॉल को फेंका, तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। बट एक हैवी, मान लीजिए कि लोहा है, अगर उसको मैं उतना ही फोर्स अगर बहुत फेंकता हूं तो बहुत दूर तक जाएगा। तो जो जड़त्व है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो जैसे कि अगर मैं वेट, भार मतलब क्या होता है, एम जी, ठीक है, mg, भार मतलब, वेट मतलब होता है ये। और वेट कैसे बनता है? तो जब द्रव्यमान को, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, जब द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण त्वरण से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वो भार बन जाता है, भार बन जाता है, याद रखिएगा। और सिर्फ द्रव्यमान, तो इसका यूनिट जो होता है वेट का, ये होता है आपका न्यूटन। तो जो आपका जो भार है, जो वेट है, बेसिकली वो एक फोर्स है। क्यों? क्योंकि जब हम अपना द्रव्यमान में जब गुरुत्वाकर्षण त्वरण हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है, हमारा भार मिलता है, याद रखिएगा। तो बेसिकली जो आपका जी तो क्या है, कांस्टेंट है। बेसिकली हमारा जो ये डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपका मास पे। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये है आपका मास। जितना आपका, क्योंकि जी कांस्टेंट है, 9.8 है हमारे यहाँ धरती पे 9.8, तो ये तो कांस्टेंट है। तो जो जितना, जिसके अंदर क्या होगा, मास होगा, डेट मीन जो जितना का क्या होगा, आपका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसके अंदर उतना ही क्या होगा, आपका जड़त्व होगा, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल। भारी एकदम बॉल है, उसको अगर गुरका दोगे तो बहुत दूर तक उसका क्या होगा, जड़त्व उसको कंटिन्यू करके जाएगा। बट एक हल्का बॉल है तो क्या होगा, वो नहीं जा पाएगा, एकदम क्या है, उसको एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रोक लेगा, हवा का रेजिस्टेंस रोक लेगा, ठीक है। तो जितना, तो ये होगा आपका। अब कुछ कुछ चीज आपको याद रखना है जो मैं आपको यहां से समझा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया, अब जो कंसेप्ट मैं यहां समझाऊं समझना। वेट क्या होता है, भार क्या होता है, m इंटू जी। जी क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और m क्या है, आपका द्रव्यमान। तो याद रखना, जो आपका वेट है, भार है, ये चेंज होगा, और यहां कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, ठीक है। हर प्लेनेट पे अलग अलग होगा, क्योंकि हर प्लेनेट पे जी क्या होता है, ये वेरी करता है। तो भार जो है आपका हर जगह वेरी करेगा, वेट जो है आपका हर जगह वेरी करेगा, जिसका यूनिट होता है आपका न्यूटन, ठीक है। बट अगर जो हम लोग मास का बात करते हैं, मास मतलब होता है द्रव्यमान, जिसको हम लोग केजी में लिखते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा याद रखना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप यहां ले जाओ, चाहे आप मून भी ले जाओ, ठीक है। ये चीज समझ के रखिएगा,
ठीक है। हमेशा मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है कि अगर ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये आपका क्या है, इक्वेटर है, मतलब भूमध्य रेखा है, ठीक है, और एक कंसेप्ट मैंने समझाया था कि जी जो होता है आपका Gm/r² होता है, ठीक है। अब याद रखना जी जो होगा ये मैक्सिमम होगा, कहाँ होगा, जी कहाँ मैक्सिमम होगा, ये पोल पे मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि आर जो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस सबसे ज्यादा कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, सबसे ज्यादा रेडियस होगा, तो सबसे ज्यादा रेडियस होगा तो यहाँ जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर जी यहाँ कम हो गया, ठीक है, जहां जी कम हो गया तो वहां क्या हो जाएगा, वेट उसका कम हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहां जो होगा आपका वेट क्या होगा, कम होगा। 1 केजी 1 न्यूटन, मतलब मान लीजिए कि आपने यहाँ 100 न्यूटन कोई चीज आपने यहाँ रखा है, ठीक है, वो 100 न्यूटन यहाँ जो है, ठीक है, जितना है उससे ज्यादा क्या होगा आपका पोल पे होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो आपको इससे भी पूछा जाता है जो आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है, ठीक है, आपका कहाँ मैक्सिमम होगा, तो पोल पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि जो आपका जो भार है, जो वेट है, ठीक है, वो कहाँ मैक्सिमम होगा, तो वो भी आपका पोल पे होगा, ध्रुव पे होगा, ठीक है। बट मास जो है आपका, द्रव्यमान जो है आपका, ये दोनों जगह सेम रहेगा। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होंगे, कुछ भी फॉर्म कर सकता है वो चीज आपको समझ के रखना कि द्रव्यमान का कंसेप्ट क्या है, मास का कंसेप्ट क्या है, और आपका भार दैट मीन्स वेट का कंसेप्ट क्या है, और जो वेट में जो है बेसिकली कैसे बनता है। तो जब द्रव्यमान में जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण त्वरण मिला देते हैं तब आपका क्या हो जाता है, वो भार बन जाता है। और जी का जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r² होता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। मैं मान के चल रहा हूं कि 18 से 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आपका, मैं इन्वायरमेंट को भी इसी में मिला के मैं चल रहा हूं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, ठीक है। अब तो रियल पेपर मेरे सामने, आप ये कह ही नहीं सकते हो कि क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जो सब A to Z आपका स्पीडी एनालिसिस से क्वेश्चन अभी तक जितना मैंने करवाया, स्पीडी एनालिसिस और PYQ एनालिसिस। अब ये देखो, ये सब आपको PYQ PDF में भी मिल जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, आपको ये पूछा गया है। 1971, 1972, 1973 और ये। तो देखिए, सबसे पहले आपको बात करना है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण, डेट मीन्स वाइल्ड लाइफ, क्या है आपका, भारतीय वन्य जीव, डेट मीन्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बोला जाता है, आपको हिंदी में बोलोगे तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था, ये आया था 1972 में। तो अब मैं जो बोलते जाऊँ आप सुनते जाओगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था, यह आया था 1972 में, पहला। और 1972 में ही आप याद रखोगे, ठीक है, उसके आगे 1972 के बाद याद रखोगे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका आया था, ये याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था ये 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था। और जस्ट 1 साल बाद, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लगा, उसके जस्ट 1 साल बाद क्या हुआ, आपका प्रोजेक्ट टाइगर आ गया 1973। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो कैलाश संकला को कहा जाता है। साथ ही आपको याद रखना है 1973 के बाद आपको याद रखना है, ठीक है, उसके बाद 1980, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण दैट मीन्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम जो आया था, वन संरक्षण अधिनियम, वो आपका कब आया था, तो आपका यह आया था 1980 में आया था, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1980 में आया था आपका वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। उसके बाद आया था 1986 में आया था, ठीक है, वन आया वाइल्ड लाइफ, और उसके बाद हो गया ये, हो गया उसके बाद इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। अब इसको मैं सीक्वेंस में आपको समझाता। सबसे पहले याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब वन्य संरक्षण अधिनियम आपको याद रखना 1972। जस्ट इसके 1 साल बाद आप याद रखोगे प्रोजेक्ट टाइगर 1973। उसके बाद आप याद रखोगे 1980 वाला, ये क्या है आपका वन संरक्षण अधिनियम दैट मीन्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद आप याद रखोगे 1980 के बाद रखोगे 1986, जो कि है आपका इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको याद रखना है 1986, ठीक है। उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि ये जो 1973 था, उसके साथ ही आपको याद रखना है 1974, ये दरोगा में पूछा गया था कि जो
वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट जो था, ठीक है, जो वाटर को जो पोल्यूट किया जाता है, क्या किया जाता है, वाटर को जो पोल्यूट किया जाता है, ठीक है, उससे उसके रोकथाम के लिए जो आपका आया था वो कब आया था, तो 1974 में आया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, 1974 वाला आपको ये चीज याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले याद रखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आपका 1972 में आया, ठीक है। उसके बाद याद रखोगे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, तो 1973 में आया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आपका 1980 में आया। और आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया। उसके बाद आपका 1974 में याद रखोगे कि आपका वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन, मतलब जो वाटर को गंदगी से रोकने के लिए जो अधिनियम आया था, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट जो आया था, वो कब आया था, 1974 में आया था। एक चीज और याद रखना, आपको पूछा जाता है कि जो वन नीति कब लाया गया था, तो वन नीति जो लाया गया था, आपका फॉरेस्ट पॉलिसी जो लाया गया था 1952 में लाया गया था। और आपका इस वन नीति में, ठीक है, पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो 1988 में किया गया था। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, आपको ये चीज याद रखना है। साथ ही याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, जो ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था, तो 1987 में हुआ था, ठीक है, जो कि इसका इफेक्टिव कब हुआ था, 1989 में जाके इफेक्ट में आया था, मतलब इंप्लीमेंट किया गया था। तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में क्या हुआ था, इसको लागू किया गया था। और एक था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में साइन हुआ था। और ये फाइनली क्योटो किससे था, क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका, तो ये था आपका जो हरित गैस होता है, मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए, हरित गैस को कम करने के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, और ये जो इंप्लीमेंट हुआ था 2005 में हुआ था। क्योटो जापान और मॉन्ट्रियल आपका कनाडा। तो कम से कम इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। देखिए, तो अगर रिन्यूएबल सोर्स का अगर हम लोग बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स नॉन मतलब आपका होता है, ठीक है, कि निम्न से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब होता है आपका, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल। नवीकरणीय मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो अगर हम जिसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, मान लिया हमने कुछ यूज किया और फिर से क्या होगा, कुछ समय के बाद फिर से जो चीज हमने यूज किया, फिर से वो चीज क्या हो गया, वहां फुलफिल हो गया, वो खत्म नहीं हो रहा है। मतलब समय के साथ जो क्या हो, खत्म ना हो, अगर हो भी तो हो बहुत दिन के बाद, हमको उससे मतलब नहीं है। जो अभी रिसेंट जो है हम वो खत्म नहीं होगा। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब होता है, याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, ऐसे एनर्जी होते हैं या ऐसे चीजें होती हैं जो रिचार्ज होते रहता है, खत्म हो गया तो फिर से रिचार्ज हो जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, वो धीरे 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 खत्म हो रहा है और एक समय आएगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका आप जैसे कि एग्जांपल, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि अभी थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा। तो सोलर एनर्जी क्या हो गया, एक नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। दूसरा क्या, उसके बाद अगर आप देखोगे जैसे कि आपका टाइडल एनर्जी हो गया, टाइडल समुद्र ऐसा थोड़ी कि अभी खत्म होगा। तो टाइड से जो एनर्जी मिलता है उससे, ठीक है, टाइडल एनर्जी समुद्र से मिलता है, वो क्या है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे विंड एनर्जी हो गया, हवा से, पंखी वाला जो मिलता है, आज ऐसा कि आज हवा चल रहा है कल नहीं चलेगा, तो ये सब क्या है, तो विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ये सब क्या है, तो ये है आपका नवीकरणीय, मतलब जो बाद फ्यूचर में भी हम लोग यूज कर पाएंगे। जैसे कि आपका कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये क्या है, अनवीकरणीय, दैट मीन्स नॉन रिन्यूएबल, मतलब क्या, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। तो याद रखना, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल और नवीकरणीय मतलब जो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब चीज, ठीक है। तो यहाँ बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि देखो, कोयला का मैंने अभी बोला है कि क्या, ये नॉन रिन्यूएबल है, अनवीकरणीय है, ठीक है। पेट्रोल भी क्या, ये अनवीकरणीय है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म मतलब लकड़ी उकड़ी, ये भी क्या है, अनवीकरणीय है। बाद में क्या है, यहाँ सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा क्या है, ये आपका नवीकरणीय है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। इसको कंसेप्ट क्लियर करके रखना, इजी है पर सब एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये देखिए, इसका मतलब जूल, ये मैंने करवा दिया है कि जूल इज नॉट दी एसआई यूनिट ऑफ, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जूल इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ। अब इसको ही लोग डिफिकल्ट बना देते क्योंकि आपने कंसेप्ट से नहीं पढ़ा होगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि वर्क हो, इवन मुझे ये क्वेश्चंस भी नहीं पता था, क्वेश्चंस तो आज हमने देखा है, बट कल ही हमने आपको करवाया था कि जूल से पूछा गया था, जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का भी होता है और आपका
एनर्जी का भी होता है, ये दोनों एनर्जी है, फोर्स का नहीं होगा। मैंने कल करवाया था कि नहीं, आप जाके देखना, सेम मैंने करवाया था, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जूल जो है, जूल, जूल क्या है, एनर्जी का, ऊर्जा का, ठीक है। क्या है आपका जूल, अगर मैं लिखता हूं, जूल अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या है, ऐसा यूनिट है, ठीक है, किसका है, आपका एनर्जी का, ऊर्जा का। अब ये एनर्जी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, हीट एनर्जी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एनर्जी का है, क्या है आपका, जूल क्या है आपका यूनिट है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो कार्य होता है, जो वर्क डन होता है, दैट मीन्स आपका वर्क डन, दैट मीन्स कार्य, इसका भी होता है। और वर्क डन के बारे में मैंने आपको बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से याद रखना, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स आपका बल इंटू विस्थापन, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे बल इंटू जो विस्थापन होता है, वो आपको कार्य को देता है। तो जूल को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जूल को हम लोग फोर्स का होता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर भी क्या है, किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है। न्यूटन मीटर लिखो या जूल लिखो, ये सेम चीज है। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। तो याद रखिएगा 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल। तो जो 1 कैलोरी, तो कैलोरी भी क्या है, जैसे कि हीट को हम लोग कैलोरी में नापते, तो हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी लिखा तो ये नहीं कि उसका क्या हो सकता है, तो कैलोरी भी हो सकता है, आपका जूल भी हो सकता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है। तो जितने भी हैं आपको एनर्जी के ही यूनिट है। तो 1 कैलोरी याद रखिएगा, हीट एनर्जी को हम लोग कैलोरी में नापते हैं, तो बोलते हैं इतना कैलोरी बर्न करना है हमको अपना बॉडी से, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल आपका होता है, ठीक है। वर्क का आपको फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा, वर्क इक्वल टू होता है आपका कार्य, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अच्छे से याद रखना। वहीं आपका एनर्जी जो होता है क्या होता है, P इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो इसको आप लिख सकते हो, फॉर्मूला आप पक्का याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य मिलेगा। एनर्जी, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा। और पावर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एनर्जी बाय टाइम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पावर को हम लोग एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो पावर का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। तो ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है, कि पूछा क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आपको आवेश का पूछा था, आवेश मतलब आपका चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। कल वाला वीडियो देखिएगा, यूनिट वाला मैंने करवा दिया है, प्लस जितना भी आपका जो भी है आप पीडीएफ वाला में देख लेना, ठीक है। उसके बाद फोर्स, फोर्स आपको पता है फोर्स। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ एम भी स्क्वायर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी बॉडी मूव हो रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए धरती पे कोई भी बॉडी चल रहा है तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बट उसी बॉडी को हम लोग उठा के हवा में लेके यहाँ रख देते हैं, स्थिर है। जैसे एक चिड़िया है, ठीक है, चिड़िया जो है आपका किसी पेड़ पे बैठा हुआ है, तो क्या अपना धरती से ऊपर आ गया, मतलब पोजीशन चेंज किया है। तो जब भी पोजीशन चेंज करने का बात आएगा तब आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है mgh। m क्या है, मास है, द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, और h क्या है, आपका हाइट है। तो याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं उड़ते हुई चिड़िया में, ठीक है, उड़ते हुई चिड़िया में कौन सा एनर्जी है, तो चिड़िया जो है धरती से ऊपर भी है, पोजीशन पे भी है, और ठीक है, और चल भी रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो हो जाएगा आपका पोटेंशियल प्लस आपका काइनेटिक दोनों होगा। बट मान लीजिए कोई चिड़िया अपना क्या है, एक बहुत ही हाइट पे बैठा हुआ है, उसमें क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। याद रखिएगा, मान लीजिए कोई तीर घींचा हुआ है, घींच के आपने रखा है, तो क्या है इसमें, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर आपने उसे छोड़ दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, हवा में चल रहा है, ऊपर है, तो पोटेंशियल प्लस आपका काइनेटिक उसमें दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप समझ के रखना कि जब भी बॉडी मूव हो रहा है तो उसमें काइनेटिक है, ठीक है, और जब भी बॉडी अपनी जगह से ऊपर कहीं है, ठीक है, धरती से कहीं ऊपर है, तो वो mgh आ जाएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, मास भी, द्रव्यमान भी कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका वेलोसिटी पे, ठीक है, कि कितना स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। और इसमें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रहा है, कि वो कितने हाइट पे है। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है हाइट पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ जो है ये आपका वेलोसिटी पे आपका डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वेग पे आपका डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। प्लीज इसको हमने बहुत अच्छे से आपको पहले भी यूनिट वाला हमने करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद विच वेसल, ये सब आपका, ये सब जो देखोगे ये आपका शॉर्ट से है। तो अगर आप
इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तभी, अगर नहीं करते हो तो मत कीजिएगा। यूट्यूब पे भी धीरे धीरे मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस आएंगे। इंस्टाग्राम वाला मैं यहाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ आप ड्रीम डोज सर्च मारोगे, ड्रीम डोज, ठीक है। तो फॉलो कर लेना, जितने भी शॉर्ट्स, जितने भी साइंस के वीडियोस होते हैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से दिखा के, ठीक है, हमने यहाँ वीडियोस डालते हैं। अब देखो तो सर्च कर लेना, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। अब इसको मैंने बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था, बहुत ही अच्छे से समझाया था, ठीक है। अब देखो हमारा जो बॉडी में क्या है, आर्टरीज है, वेन है, कैपिलरी है और लिम्फ वेसल है, ठीक है। आप देखो इसको कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ ब्लड का बात करता हूँ, ब्लड, अब मैं क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनना और एकदम इसी तरीके से आपको नोट करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है। सबसे पहला ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है तो बोलोगे 7.4 होता है। डेट मीन्स क्या होगा, ये बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड जो है लाल क्यों होता है तो हेमोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन क्या है तो एक प्रोटीन है, याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। इसमें क्या होता है और ब्लड में क्या होता है आपको याद रखिएगा। ब्लड में कौन सा आपका एलिमेंट होता है तो इसमें आयरन होता है, ठीक है। मनुष्य में कितना होता है तो 5 से 6 लीटर होता है आपका, मेल अगर है तो 5 से 6 लीटर और अगर फीमेल है तो 4 से 5 लीटर इसमें होता है। तो ब्लड का पीएच 7.4। लाल क्यों होता है तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। कौन सा इसमें एलिमेंट तत्व पाया जाता है तो ये इसमें आयरन पाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर ये मेरा बॉडी है, ठीक है, ये अगर मेरा बॉडी है, ठीक है, ये मेरा बॉडी है, ठीक है, और ये यहाँ लंग्स में बना देता हूं, ठीक है, या डायरेक्टली मैं आपको यहाँ उतना नहीं जाएंगे, डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस पे जंप करता हूँ, नहीं तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लगा, विच ब्लड वेसल कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ठीक है। चलिए इसको मैं ना बना के ही आपको समझा देता हूँ ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे आप बना पाओ। देखो सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ लंग्स बना देता हूँ, फेफड़ा बना देता हूँ, फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा हो गया, समझे। यहाँ आपका हार्ट हो गया, हार्ट में क्या होगा 4 चेम्बर होगा, हार्ट में कितना होगा 4 चेम्बर होगा, ठीक है। उसके बाद यहां मैं आपका पूरा बॉडी बना देता हूं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कौन सा ब्लड वेसल है, ठीक है, मतलब कौन सी रक्त वाहिका है जो हृदय से आपका शरीर में आपका क्या ले जाता है, ब्लड ले जाता है, ठीक है। क्या पूछा है, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, हार्ट से, ठीक है, बॉडी में कौन सा ले जाता है तो ये है आपका आर्टरीज है, ये है आपका वेन है, ये कैपिलरीज है, ये है आपका लसिका है, ठीक है। तो देखिए हार्ट से अगर हम लोग बोले तो जो होता है आपका, अब देखो यहां ध्यान से समझना, ठीक है, एक होता है आपका आर्टरीज और एक होता है आपका वेन, ठीक है। तो जो आर्टरीज है, जो धमनी है, ये क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध रक्त जो है आपका क्या करता है, ये हार्ट से क्या है आपका बॉडी में ले जाता है। तो अगर आपको पूछे कि कौन सा ऐसा आपका ब्लड वेसल्स है या आपका ब्लड वाहिका, मतलब रक्त वाहिकाएं हैं, ठीक है, जो कि आपका हार्ट से क्या करता है आपका बॉडी में ले जाता है, तब आप बोलोगे आर्टरीज। क्या बोलोगे, आर्टरीज, दैट मीन्स धमनी। और वहीं फिर से क्वेश्चन आपको चेंज कर देगा कि कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है, ठीक है, जो ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिका है, कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है जो कि बॉडी से फिर से हार्ट में ले जाता है, तो आप बोलोगे वेन, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, फिर से यहां क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है, ठीक है, क्योंकि देखो यहां से क्या हुआ, ये आपका जो आर्टरीज है क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है, शुद्ध रक्त कैरी करेगा जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगा, हर सेल तक, कोशिका तक पहुंचेगा, तभी ना एटीपी बनेगा, ठीक है। तो यहां ब्लड आया, ब्लड बॉडी ने क्या किया, ऑक्सीजन पूरा ले लिया। अब ऑक्सीजन ले लिया तो अब जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अब जो बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है फिर से हार्ट तक कौन लेके जाएगा, तो वो भेन लेके जाएगा, सीरा लेके जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब आपका हार्ट से बॉडी तक कौन लेके आएगा, तो हार्ट से बॉडी तक लेके आएगा आर्टरीज, धमनी, जो कि क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन होगा। और फिर से आपका बॉडी से फिर से क्या होगा, आपका हार्ट तक कौन लेके जाएगा आपका, तो वेन, दैट मीन सीरा, जिसमें क्या होगा, जिसमें ऐसे रक्त जिसमें क्या होगा आपका ऑक्सीजन नहीं होगा, रक्त मतलब ऑक्सीजन विहीन होगा, उसमें नहीं होगा। इतना चीज आपने समझ लिया। अब यहां समझो
फिर से क्या बोलेगा, अब इसमें क्या, अब तो यहाँ आ गया, ठीक है, बट अब जो हार्ट में आ गया तो अब इसमें तो क्या होगा, जो आपका जो रक्त आया है उसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, तो अब ये ऑक्सीजन लेने के लिए फिर से कहाँ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए जो जाएगा आप लंग्स में। तो याद रखिएगा फिर से हार्ट से जो लंग्स में ब्लड कौन लेके जाता है, तो ये है आपका पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं फुसफुस धमनी। और फिर से याद रखिएगा लंग्स से फिर से आपका कहाँ, आपका जो है आपका हार्ट में कौन लेके आएगा, तो पुल्मोनरी वेन, दैट मीन्स फुसफुस सीरा। याद रखना, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पूरा मैंने यहां आपको ड्रॉ करके बताया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्ट से बॉडी में कौन लेके जाता है, तो आपको बोलोगे सिंपल आर्टरीज, धमनी। और जब ये जो हार्ट से बॉडी में लेके जाएगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आपका, ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन होगा। दूसरा, बॉडी से फिर से हार्ट में कौन लेके जाएगा आपका ब्लड, तो आप बोलोगे सीरा, आप बोलोगे वेन। और ये कैसे ब्लड होंगे, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होगा, अशुद्ध रक्त होगा। फिर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्ट से फिर से लंग्स में कौन लेके जाएगा उसको, ताकि उसमें फिर से ऑक्सीजन डाला जा सके, तो आप बोलोगे पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी। और फिर से अगर आपको पूछेगा लंग से फिर से प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से हार्ट में कौन लेके आएगा, तो पुल्मोनरी वेन, दैट मींस आपका फुसफुस सीरा। ठीक है, समझ में आया, पुल्मोनरी वेन मतलब फुसफुस सीरा, याद रखिएगा। और जो यहाँ एक्सचेंज होता है, जैसे कि यहाँ ब्लड आया लंग्स में, तो ये जो लंग्स में जो ब्लड आता है, तो ब्लड में क्या होता है, और CO2 होता है, तो CO2 क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ जाता है। तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपका एल्वियोली में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, एल्वियोली। एल्वियोली मतलब क्या होता है, ये आपका जो एयर कुपिका होता है, मतलब आपका एल्वियोली होता है। तो आपको पूछा जाता है एक्सचेंज ऑफ जो गैस जो होता है लंग्स के अंदर, ब्लड के अंदर आपका क्या आ जाता है, आपका ब्लड के अंदर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। और ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर जो CO2 था वो बाहर चला जाता है। ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो प्रासरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और कहाँ होता है, तो एल्वियोली। एल्वियोली कहाँ होता है, तो लंग्स में, ये फेफड़ा में होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस ही मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होता है। आप कुछ क्वेश्चन याद करो। ठीक है, कि अगर मैं पूछूं कि ब्लड सर्कुलेशन, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसको किसने दिया था, किसने डिस्कवर किया था, तो आप बोलोगे विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। और अगर मैं बोलूंगा कि ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, तो आप बोलोगे कार्ल लेंस टेनर ने किया था। याद रखिएगा, यूनिवर्सल आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, मतलब सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ये आपका AB ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। दैट मीन्स क्या है, ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब किसी से भी खून ले सकता है, तो यूनिवर्सल सर्वग्राही है। और आपका सर्वदाता कौन है, तो O नेगेटिव। O नेगेटिव मतलब ये यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, किसी को भी दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर है आपका O नेगेटिव, और आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है आपका AB ब्लड ग्रुप। याद रखिएगा कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो AB में याद रखिएगा कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो आपको याद रखिएगा O नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी से बीमारी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्राउंड वाटर जो है नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, ह्यूमन रिसोर्स है या कैपिटल रिसोर्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो ग्राउंड वाटर है, जो गर्मी का जो महीना होता है, तो क्या होता है, पानी धीरे 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 खत्म हो जाता है। तो अगर वो नॉन रिन्यूएबल होता, मतलब गैर नवीकरणीय होता, तो फिर से तो वो वापस हमारे पास आता ही नहीं, मतलब वो कम 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 खत्म होते जाता। जैसे कि कोयला जो हम लोग निकाल रहे हैं तो धीरे 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 खत्म हो रहा है, पेट्रोल जो हम लोग निकाल रहे हैं तो धीरे 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 खत्म हो रहा है। ठीक है, ये सब जो भी चीज़ है, बट हम लोग तो वो सब किस में आएगा, तो वो तो नॉन रिन्यूएबल में आएगा, चाहे कोयला का बात करें, पेट्रोल का बात करें, डीजल का बात करें। बट जो ये ग्राउंड वाटर है ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्यों है, तो फिर से देखते हो जब बारिश होता है तो फिर से क्या होता है, वो रिचार्ज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका पहले भी सब क्वेश्चन आपके रिपीट ही है, मतलब दरोगा वरोगा इन सब मिले हुए क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, स्टेटमेंट था और उसका ये था क्वेश्चन, ये था कि जब भी हम लोग कैच लेते, सेम दरोगा का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि मैदान में खड़े एक क्षेत्र रक्षक चलती हुई गेंद को पकड़ते समय धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जब कैच लेते हो तो पीछे की ओर खींचते हो। ठीक है, तो ये एसर्शन था, उसका रीजन बताया कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार गेंद के वेग को 0 तक घटाने के समय विधि को बढ़ाकर क्षेत्राधिकार को कम करने। इसका
कंसेप्ट ये है, ध्यान से देखिए, पूछना है इसमें कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब भी हम लोग फोर्स का बात करते हैं तो फोर्स का आपने देखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, देखिए, तो किसी भी चीज को अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग टाइम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। देखो यहां ये चीज याद रखना कि फोर्स को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है आपका संवेग, ठीक है, संवेग। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम लोग मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है, द्रव्यमान और वेग को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम मतलब संवेग। अब देखो फोर्स को अगर हमें घटाना है तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग कैच लेंगे, ठीक है, तो उसको टाइम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे 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 करते हैं। तो जितना टाइम को हम लोग बढ़ाएंगे फोर्स हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका ही ये बहुत बड़ा रीजन होता है, यही बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब भी कोई कैच लेता है तो हाथ को पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अगर हम लोग टाइम को बढ़ा देंगे तो आपका फोर्स घट जाएगा, और फोर्स जैसे घटेगा तो उसमें चोट हमें कम लगेगा। तो ए एंड आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है। ये पहले भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब ये एक क्वेश्चन, ठीक है, अगेन दरोगा में आपका एक्सरसाइज, जितने भी हैं आप दरोगा, बिहार पुलिस, अच्छे क्वेश्चन सब मिक्स्ड ही हैं। देखिए ग्रेफाइट के बारे में पूछा कि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है, मतलब स्लिप करता है, ठीक है। दूसरा रीजन दिया है कि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वो सीट का जैसा पतला पतला जो सीट होता है उसके तरीके का होता है, लेयर्ड बना होता है। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन दिया, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बोथ ए एंड आर, 2 एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ ध्यान से समझना, जो भी ये जो टॉपिक है कंफर्म है, चाहे दरोगा चाहे बिहार पुलिस। एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्या, कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन और एंड इट्स कंपाउंड में आपने दो चीज पढ़ा होगा। ऐसे तो कार्बन के बहुत सारे आपने अप्रूव पढ़ा होगा, अप्रूव, कार्बन के बहुत सारे अप्रूव, अप्रूव मतलब होता है एलोट्रोप, जिसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, और एक दूसरा आपने पढ़ा होगा डायमंड। अब देखो जो चीज मैं समझा रहा हूं यहां ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है ग्रेफाइट का यूज कहां कहां करके, आपको आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट का जो यूज होता है ये आपका ल्यूब्रिकेंट्स में होता है। ल्यूब्रिकेंट्स मतलब समझते हो, अरे बाइक वाइक होता है ना, बाइक होता है, मशीन होता है, तो उसमें ल्यूब्रिकेंट्स डाला जाता है, ठीक है, ताकि उसका इंजन जो है वो खराब ना हो, ठीक है, और एकदम उसमें चिकचिका मतलब चिपचिपापन बना रहे। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, आपका ल्यूब्रिकेंट्स के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। दूसरा ग्रेफाइट का यूज याद रखिएगा मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। हमेशा याद रखना मॉडरेटर के रूप में दो चीज यूज होता है, एक है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको भारी जल भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है और धातु है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला जो है आपका यही है, जो और धातु है पर ये इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। नेक्स्ट जो आपका जो पेंसिल जो होता है, पेंसिल का नीब में क्या होता है, तो वो भी आपका लीड जो बना होता है आपका पेंसिल का, वो भी इसी से बना होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड में भी यूज किया जाता है, बैटरी का जो इलेक्ट्रोड होता है बनाने में, ठीक है। तो क्या है, बोथ क्या है, सबसे पहले ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, स्लिपरी होता है, इसीलिए तो लुब्रिकेंट्स में यूज किया जाता है। और ये भी याद रखना है क्यों सॉफ्ट होता है, लुब्रिकेंट्स होता है, क्योंकि जो भी इसके अणु होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही, ठीक है, नॉर्मल फोर्स से कनेक्टेड होते हैं। उनके अणुओं के बीच, मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, फोर्स बहुत ही स्ट्रांग नहीं होता, इसीलिए मॉलिक्यूल क्या होता है, अटल पटल हो सकते हैं, इसीलिए चिपचिपा लगता है हमें, ठीक है। तो ग्रेफाइट सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें मॉलिक्यूल जो होता है बहुत ही कम पावरफुल फोर्स से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसका सही है, याद रखिएगा। अब जो मैं चीज आपको समझाऊं वो ध्यान से समझना। जब भी हम लोग अप्रूव का बात करते हैं, एलोट्रोप का बात करते हैं, आप कंसेप्ट समझना, ये भी अप्रूव है, ये भी अप्रूव है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हमेशा याद रखना जो कंसेप्ट बताऊं, हमेशा एलोट्रोप अप्रूव जो भी होंगे उनका फिजिकल स्टेट सेम हो सकता है पर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकता है। फिर से फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था सेम हो सकता है पर भौतिक गुण सेम नहीं हो सकता। कैसे? ग्रेफाइट क्या है, सॉलिड है, ठोस है। डायमंड क्या है, ये भी ठोस है। तो यहां क्या हो गया, दोनों का अवस्था सेम है, दोनों सॉलिड में भौतिक अवस्था सेम है बट भौतिक गुण सेम नहीं होगा। तो याद रखिएगा जो भी एलोट्रोप होंगे उसके
हो सकता है कि उसका अवस्था, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। जैसे कि ग्रेफाइट है, क्या बहुत ही मुलायम है, इजिली टूट जाएगा, पर जो डायमंड है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और इजिली नहीं टूटता है। इवन पूछा जाता है डायमंड का यूज क्या किया जाता है, तो ग्लास को कटिंग के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। पूछा जाता है डायमंड क्यों चमकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। आपको पूछा जाता है डायमंड से कि इसका जो आपका क्रांतिक कोण जो होता है, क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 2.42 होता है। वहीं आपका पूछा जाता है क्रिटिकल एंगल, आपको जो पूछा जाएगा तो क्रिटिकल एंगल जो होता है ये होता है आपका 24.2 होता है, ठीक है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है। तो क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण बोले तो 24.2 डिग्री और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो 2.42। ये सब चीज याद रखना जो कि डायमंड से है। तो आपने क्या समझा, बट याद रखिएगा जो भी अपरूप होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकता है, बट हो सकता है कि वो आपका फिजिकल अवस्था सेम हो, जैसे कि ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के रखना है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मैच करने के लिए आया होता है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। देखिए इनर प्लेनेट, पहला है इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट मतलब होता है आंतरिक ग्रह। तो 4 ऐसे ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह हैं। कौन सा, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। इसको हम लोग, देखो इसको हम लोग आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, इनर प्लेनेट भी बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, ये चारों का नाम याद रखोगे। उसके बाद अगर आपको बोलेगा रॉकी प्लेनेट भी, तो रॉकी प्लेनेट भी यही चारों होते हैं। अगर आपको बोला जाएगा पार्थिव ग्रह, दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल ग्रह कौन से हैं, तो तभी भी फिर से अगर आपको बोले इनर प्लेनेट कौन सा है, तो मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये 4। और बाकी आउटर प्लेनेट कौन सा है, तो बाकी बचा हुआ 4। नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से हैं, पार्थिव ग्रह कौन से हैं, तभी भी आप इन्हीं चारों का आप नाम बताओगे। पूछा जाएगा रॉकी प्लेनेट कौन सा है, तभी भी आप यही, क्योंकि रॉक के बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, याद रखिएगा। बाकी जो बाहर वाले 4 प्लेनेट है उसको आउटर प्लेनेट बोला जाता है, जोबियन प्लेनेट बोला जाता है, या गैसेस प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि वो गैसेस के फॉर्म में। तो जोबियन हो, गैसेस हो और बाहरी, वो चारों उस वाला, याद रखना ये सब चीज, ठीक है। तो आउटर वाला में क्या होगा, तो आउटर वाला देखो, तो ये इनर प्लेनेट। तो इनर प्लेनेट कौन सा है, यहां देखोगे मार्स है। मार्स के बारे में आपको क्या क्या पूछा गया था, तो लाल ग्रह किसको बोला जाता है, तो रेड प्लेनेट। तो ये है आपका मार्स। मैंने आपको मार्स से आप क्या समझाया था, आपका जितने भी ग्रह हैं उसका, उसमें सबसे ऊंचा जो एक ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं माउंट ओलंपस। तो माउंट ओलंपस जो है आपका ये कहाँ है, तो माउंट ओलंपस भी जो है ये आपका मार्स में, ठीक है। तो इनर प्लेनेट हो गया आपका मार्स। आउटर प्लेनेट, तो आउटर प्लेनेट क्या हो जाएगा आपका सैटर्न। आउटर प्लेनेट क्या हो जाएगा, सैटर्न। और सैटर्न का मैंने एक क्वेश्चन बताया था, टाइटन जो है किसका, टाइटन जो किसका उपग्रह है, ठीक है, किसका सैटेलाइट है, तो याद रखना सैटर्न का। और सैटर्न का क्या होता है, घनत्व इतना कम होता है कि पानी में तैर सकता है, ये भी चीज मैंने आपको समझाया था। उसके बाद है आपका कौन सा, कॉन्स्टेलेशन। तो ओरियन क्या है, कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। और सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ क्या है, अर्थ का सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट क्या है अर्थ का, तो ये मून है। अब मून पे मैंने आपको क्या समझाया था, मून का, ठीक है, मून का जो रोशनी है धरती पे आने के लिए कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड लगता है। सन का रोशनी आने के लिए धरती पे कितना लगता है, तो अप्रोक्स 500 सेकेंड लगता है। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, शांति समुद्र, समुद्र का शांति कहाँ देखा जाता है, या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ देखा जाता है, तो वो भी आपका मून पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आशा करता तो आपने चीज़ें बहुत सारा समझा होगा। एक बार प्लीज़ आप लोग पीरियोडिक टेबल वाला प्लीज़ आप लोग जाके जरूर देख लेना, ठीक है। ये जो पीरियोडिक टेबल वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला पीरियोडिक टेबल देख लेना। बाकी जो मैंने आपको फोल्डर बताया, सबसे पहले कौन सा फोल्डर कंप्लीट करोगे, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कंप्लीट करोगे, ये मेन फोकस रखना। उसके बाद बिहार पुलिस क्लास वाला करना, उसके बाद आप करंट अफेयर्स और आपका दरोगा मैथ्स, इतना अगर आप कर लेते हो, मैं फिर से कहता हूं इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत मत करना, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि जो टफ है, ठीक है, वो सबके लिए टफ होगा, बट जो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें आपको गलत नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।